बच्चों कैसे हो। आज हम नई यूनिट शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इसको मैग्नेटिक्स भी बोलते हैं। सबसे पहली बात आती है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है। सबसे पहली बात आती है मैग्नेटिक फील्ड। हालांकि थोड़ा बहुत आपने बेसिक 10th में पढ़ा हुआ है, हम इसको 3-4 स्टेप में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं चार्ज से। मान लो मेरे पास एक चार्ज है Q, चार्ज रेस्ट पे है। चार्ज अगर रेस्ट पे है तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, सिंबल होता है मैग्नेटिक फील्ड का बी, 10th में पढ़ा हुआ है आपने, मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा, फर्स्ट केस। दूसरी बात, चार्ज मोशन में है, चार्ज पार्टिकल चल रहा है, मान लो v वेलोसिटी से, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज है तो जीरो होगा ही नहीं। हमने पीछे पढ़ा हुआ है जहां पे चार्ज रखा हुआ है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। या मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो नहीं होता, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे, ठीक है। एक बात और, चार्ज पार्टिकल अगर मोशन में है कुछ वेलोसिटी से, और चार्ज अगर मोशन में है तो क्या होता है, करंट होता है। इसका मतलब एक करंट कैरिंग वायर हो गई, तो करंट कैरिंग वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होगा। इसके बारे में पता लगाया गया, ऑस्टेड ने पता लगाया था, आगे डिस्कस करेंगे ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट। फिलहाल चार्ज मोशन में है तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं है। इसका मतलब चार्ज अगर मोशन में है तो उसकी वजह से कोई ना कोई फील्ड अराइज होता है, उसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तीसरा केस बड़ा इंपॉर्टेंट है। मान लो ये एक फ्रेम है, समझ रहे हो, फ्रेम जहां से बैठे कोई ऑब्जर्वर देखता है, यहां कोई चार्ज v वेलोसिटी से जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, ठीक है। अगर मैं कहूं फ्रेम भी v वेलोसिटी से जा रही है, चार्ज v वेलोसिटी से मूव कर रहा है टुवर्ड्स राइट, ये फ्रेम जो है जहां बैठ के ऑब्जर्वेशन ले जाते हैं उसको फ्रेम बोलते हैं ना, वो भी v से जा रही है। इसका मतलब चार्ज और ये दोनों पैरेलल है। इस फ्रेम के अकॉर्डिंग चार्ज रेस्ट पे है तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। इसका मतलब एक चार्ज के मोशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं वो फ्रेम पे डिपेंड करता है, नहीं करता, करता है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मोशन ऑफ चार्ज, मोशन ऑफ चार्ज डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम और रेफरेंस समझते हो, जहां से ऑब्जर्वेशन ली जाती है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मोशन ऑफ चार्ज फ्रेम और रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमने बेसिक चार्ज के बारे में डिस्कस किया अभी। चार्ज अगर रेस्ट पे है तो उसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा, कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। अगर एक मैग्नेट को उसके पास ले जाए तो कुछ नहीं होगा, कोई आयरन की नेल वगैरह उसके पास ले जाए तो कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर वो चार्ज मोशन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो नहीं है। इसका मतलब वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट है और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट है। और कोई आयरन की चीज को इसके पास ले जाएंगे तो अट्रैक्शन होगा, इसका मतलब फील्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड चार्ज के मोशन की वजह से आया, हमें पता लगा। इसी टाइप से एक फ्रेम की बात करें। फ्रेम क्या होता है, जहां से ऑब्जर्वेशन ली जा रही है। मान लो ये कोई गाड़ी है, इस गाड़ी की वेलोसिटी v है और चार्ज उसके सामने से जा रहा है उसी वेलोसिटी से, तो गाड़ी के चार्ज हमेशा सामने ही रहेगा। यहाँ पे बैठे कोई देखेगा तो इसके लिए चार्ज हमेशा रेस्ट पे है। इसका मतलब इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही है, बट इसके लिए इसकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो गई, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम क्या हो गई, जीरो। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, जीरो। इसका मतलब फ्रेम पे डिपेंड करता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। इसके बाद छोटी छोटी चीजें और देखें कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पढ़ा था, मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, क्या उसी तरह से प्रोड्यूस होता है या कैसे होता है। तो देखो, सबसे पहले मैं अगर बात करूं भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कहता है, 2 पॉइंट बना के लेते हैं इसको, ठीक है। स्पेस अराउंड ए चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, या स्पेस अराउंड ए चार्ज इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे बोले। एक चार्ज के अराउंड जो स्पेस होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। दूसरा पॉइंट,
any other charge experience electric force in this field, in this electric field। मेरी बात समझ रहे हो? जैसे ये चार्ज है, इसके अराउंड एक स्पेस हो गया तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। कोई दूसरा चार्ज इसके अंदर है तो वो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। इतनी बात समझ में आ गई। तो क्या मैग्नेटिक फील्ड ऐसा ही है? देखो, अगर मैं यहां बात कर रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड की, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड ऐसा ही आएगा? चेक कर लेते हैं भाई, क्या मैग्नेटिक फील्ड ऐसा ही आने वाला है? चेक करते हैं। देखो, पहला पॉइंट, स्पेस अराउंड अ मूविंग चार्ज। अभी अभी हमने पढ़ा कि मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो स्पेस अराउंड ए मूविंग चार्ज फॉर्म्स मैग्नेटिक फील्ड, फॉर्म्स मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मूविंग चार्ज होना जरूरी है, ध्यान रखना। अगर चार्ज मूविंग नहीं है तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। अभी बताया था, छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है। तो स्पेस अराउंड ए मूविंग चार्ज फॉर्म्स मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, एनी अदर moving charge in this field, in this magnetic field, experience magnetic force, experience magnetic force। अगर इस मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज मूव कर रहा है तो वो मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। कितना करेगा, कैसे करेगा, आज के लेक्चर में हम लोग उसको डिस्कस करने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इतनी बात समझ में आ गई। एक चार्ज अगर मूव कर रहा है तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फोर्स आने वाला है, और अगर कोई दूसरा चार्ज यहाँ पे मूव कर रहा है तो वो इसकी में एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। कैसा फोर्स? मैग्नेटिक फोर्स। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, तो सेम टू सेम वही फंडा है। चार्ज रेस्ट पे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, दूसरा चार्ज के फील्ड में आता है तो फोर्स आएगा। अगर चार्ज मूविंग है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, दूसरा चार्ज के फील्ड में आएगा तो मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। भाई इतनी बात समझ में आ गई। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का छोटा फंडा। एक चीज और देखें कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या सिंबल था? ई इज वेक्टर। भाई मैग्नेटिक फील्ड क्या सिंबल बताया मैंने? बी। क्या सिंबल बताया बेटा? बी इज ऑल्सो अ वेक्टर। इतनी बातें समझ में आ गई। और देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ओबेज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ा था हमने वहां पे। तो मैग्नेटिक फील्ड भी करेगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह ही बिहेव कर रहा है। सारी प्रॉपर्टी वही, वो वेक्टर तो वही वेक्टर। अब यूनिट वगैरह कैसे क्या होती है देखेंगे अभी। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, तो चार्ज अगर मूव करता है तो अपने अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। लेकिन चार्ज किसमें मूव करेगा? इसे वायर के अंदर। वायर में चार्ज मूव कर रहा तो क्या कहलाएगा? करंट। तो इसका मतलब एक करंट कैरिंग वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड आना चाहिए, ऐसा माना गया। इस चीज को किसने प्रूव किया? ऑस्टर्ड ने। ऑस्टर्ड नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने इस चीज को प्रूव किया। कैसे किया? चलो वो देखते हैं। ऑस्टर्ड ने एक सर्किट बनाया। ऐसे एक बैटरी ली और यहाँ एक रियोस्टेट ले लिया, करंट वगैरह चेंज कर सकते हैं यहाँ से। और ऐसे एक वायर ले ली ए बी। वायर में करंट मान लो साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहा है। ठीक है, ऐसे करंट जाएगा। ओके, यहाँ पे उसने एक मैग्नेटिक नीडल ली, समझ गए आप, और इसको यहाँ पे ऐसे फिक्स कर दिया। स्टैंड है ये। ओके, ये नॉर्थ, ये साउथ। यहाँ पे एक की लगाई थी हमने, इसको टैपिंग की बना देते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। जैसे ही मैं की को क्लोज करता हूँ, यहाँ से करंट फ्लो करेगा, और जैसे ही करंट फ्लो करता है ये मैग्नेटिक नीडल जो है ये डिफ्लेक्ट हो जाती है। ये मैग्नेट डिफ्लेक्ट हो जाती है टुवर्ड्स वेस्ट। क्लियर?
तो इसका मतलब ये हुआ एक करंट कैरिंग वायर के पास एक मैग्नेट रखा, क्योंकि मैग्नेटिक नीडल है तो मैग्नेट की बनी हुई है, तो उसमें डिफ्लेक्शन आ जाता है टुवर्ड्स वेस्ट। इसका मतलब एक मैग्नेट को दूसरा मैग्नेट ही डिस्टर्ब कर सकता है, एक मैग्नेटिक फील्ड को दूसरा मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट करेगा। इसका मतलब करंट कैरिंग वायर के अराउंड कोई ना कोई फील्ड है, करंट कैरिंग वायर के अराउंड कोई ना कोई फील्ड है। और कौन सा फील्ड है? मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि एक मैग्नेटिक फील्ड को दूसरा मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट करेगा। इतनी बात समझ में आ गई। तो अगर करंट साउथ से नॉर्थ है तो डिफ्लेक्शन कहाँ आया? वेस्ट। तो स्नो रूल बोल देते हैं, एम्पियर स्विमिंग रूल होता है इसी टाइप से, कोई खास बात नहीं है, सिंपल सिंपल बातें हैं। ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया। अगर करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर दी जाए तो डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स ईस्ट हो जाएगा, अगर करंट की डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ कर दें तो डिफ्लेक्शन कहाँ हो जाएगा? ईस्ट में। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि भाई करंट कैरिंग वायर थी, इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड आता है, हमने पीछे बात की, ऑस्टेड ने इसको प्रूव कर दिया। अब ये क्या है? मैग्नेटिक नीडल। मैग्नेट क्या होता है? ठीक है, तो नेचर में एक टर्की कंट्री था, टर्की, इसके अंदर मैग्नीशिया एक जगह थी जहां पे नेचुरल मैग्नेट मिला, इसका नाम था लॉर्डस्टोन। समझ गए? क्या नाम था उसका? लॉर्डस्टोन। क्लियर? एक नेचुरल मैग्नेट मिला, इसका क्या नाम था? लॉर्डस्टोन। यहां से पता लगा क्योंकि इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टी थी, इसके आसपास कोई भी लोहे की चीजें या फिर कोई भी मेटल आ जाए तो उसको ये अट्रैक्ट कर लेता था अपनी तरफ। तो हमने देखा भाई ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स है, ये कौन सा फोर्स आ गया जो चीजों को अट्रैक्ट कर रहा है? तो ये मैग्नीशिया था, इसी के नाम पे इसको मैग्नेट रख दिया गया, मैग्नेट। मेरी बात समझ में आ गई? ये नेचुरल मैग्नेट था, इसकी इरेगुलर शेप होती थी, बाद में इसको जाके शेप दी गई और आजकल आप देखते हो आपके पास सिलेंड्रिकल रेक्टेंगुलर मैग्नेट आते हैं नॉर्थ साउथ इस टाइप से। तो इन मैग्नेट के बारे में हम लोग लास्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे, मैग्नेट्स क्या होते हैं। फिलहाल हम लोग बात करेंगे करंट कैरिंग वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड, एक चार्ज के मोशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो हमारा पहला टॉपिक आज का होगा फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल इन ए मैग्नेटिक फील्ड। ये बेसिक बातें आपको समझ में आ गई। अब वो सिंबल पता लग गया, यूनिट वगैरह क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड की, ये कैसे क्या होता है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन ए मैग्नेटिक फील्ड। मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड पता लग गया, एक मैग्नेट के अराउंड भी हो सकता है और एक करंट कैरिंग वायर के अराउंड भी हो सकता है, ठीक है। हम फिलहाल एक मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं। तो देखो, सपोज करो मैं इस टाइप से ना एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लेके चलता हूं, ये मान लीजिए x, ये y और ये z। इतने बात समझ में आ गई। मान लो x एक्सिस के अलोंग मैंने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड x एक्सिस के पैरेलल। ऐसा नहीं कि ये लाइन है, ऐसी बहुत सारी लाइनें यहाँ पे हो सकती हैं। बात समझ रहे हो? x एक्सिस के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद मान लेते हैं एक्स जेड प्लेन। एक्स जेड प्लेन के अंदर एक चार्ज पार्टिकल मूव करता है v वेलोसिटी से, चार्ज पार्टिकल मूव करता है v वेलोसिटी से और x एक्सिस के साथ ही कितना एंगल बनाता है? थीटा। ऐसा हम मान लेते हैं, x एक्सिस के साथ ही कितना एंगल बनाता है? थीटा, ठीक है। तो इसके कंपोनेंट बनाएं, तो इसका कंपोनेंट यहाँ पे क्या आएगा? जहां पे एंगल है वहां पे v cos थीटा आता है और परपेंडिकुलर क्या आता है? v sin थीटा। आप में से बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे ये परपेंडिकुलर नहीं है, एक्चुअली एक्स जेड प्लेन को आप ऐसे मान लो और इसको ऐसे मान लो v। तो अब तो समझ में आ गया परपेंडिकुलर, v cos थीटा और v sin थीटा। तो यहाँ पे ये थीटा था तो थीटा ही बनेगा यहाँ पे। बात समझ में आ गई, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। इसका कोई प्रूफ नहीं है, एक्सपेरिमेंटली इसको ऑब्जर्व किया गया था। तो कैसे किया जाए? फोर्स ऑन चार्ज डिपेंड्स F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या?
मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, चार्ज का कितना मैग्नीट्यूड है, चार्ज कितना है, कम है ज़्यादा है, ठीक है। परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट किसके परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड के। ये बात समझ में आ गई, ठीक है भाई, ये भी आ गया। फिर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज Q मान लें, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी V मान लें, और ये क्या मान लें, B या मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अब वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट देखा जाए तो क्या था यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर क्या है, V sin थीटा, तो मैं V की जगह यहाँ पे V sin थीटा कर तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। और F मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली है, तो इसको भी अगर मैं मैग्नीट्यूड में कर दूं तो क्या दिक्कत है, आसान अच्छा लगेगा, ठीक है भाई, मैग्नीट्यूड जो है, ओके। तो अगर इसको कंबाइन करते हैं तो क्या आता है भाई, Q V sin थीटा और B, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, B, ठीक है भाई। प्रोपोर्शनलिटी को हटाया तो क्या आएगा, कांस्टेंट Q V B sin थीटा, ठीक है। K को कांस्टेंट को 1 मान लेते हैं, एक्सपेरिमेंटली चेक किया गया, और ये अगर 1 मान लेते हैं तो F मेरे पास क्या आता है, Q V B sin थीटा। इतनी बात समझ में आ गई। और अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो क्या लिखूंगा, Q V क्रॉस B। तो चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स आया उस फोर्स का फॉर्मूला क्या है, कोई डेरिवेशन नहीं है, जस्ट बेसिक बेसिक बातें हैं, किस किस पे डिपेंड करता है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना है आपको, Q V B sin थीटा और Q V क्रॉस B, ठीक है। इतनी बात आपके समझ में आ गई कैसे क्या करना है इसके अंदर। इसके बाद अगर हम बात करें कि फोर्स का फॉर्मूला आ गया Q V क्रॉस B, अब V क्रॉस B क्या है, V क्रॉस B क्या है भाई, ये है क्रॉस प्रोडक्ट, क्या है बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट। और क्रॉस प्रोडक्ट अगर है तो आप लोगों को इतना तो पता होगा कि V क्रॉस B जो होता है परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ V एंड V, ये तो पता होगा ना, राइट हैंड थंब रूल। अरे राइट हैंड थंब रूल हमने पढ़ा था पीछे, फर्स्ट वेक्टर साइन की तरफ मूव करेंगे तो थंब क्या देगा, डायरेक्शन। तो थंब क्या है, इन दोनों वेक्टर के प्लेन के परपेंडिकुलर, समझ गए ना, परपेंडिकुलर प्लेन ऑफ V एंड, पीछे पड़ा हुआ है, राइट हैंड थंब रूल बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि F Q V क्रॉस B, तो मैं लिख सकता हूं F इज परपेंडिकुलर टू V, F इज परपेंडिकुलर टू B, अरे हाँ या ना, F इज परपेंडिकुलर टू B। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई। और देखो F इक्वल टू ma होता है, और इसका मतलब ये हुआ एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू B। मान लो सवाल आ जाए इसके ऊपर, तो एक्सेलरेशन भी B के क्या होगी, परपेंडिकुलर। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। और नोट करने वाली बातें, इतनी बात समझ में आ गई कि फोर्स जो होता है वो V और B के प्लेन के परपेंडिकुलर है, फोर्स V और B के प्लेन के परपेंडिकुलर है। ऑल्सो F पैरेलल टू V क्रॉस B, मतलब V क्रॉस B और F की डायरेक्शन सेम होगी। देखो V क्रॉस B जो है वो V और B के प्लेन के परपेंडिकुलर है, और ये किसके बराबर है, F के। इसका मतलब इसकी जो डायरेक्शन है वो इसके, V क्रॉस B V और B के परपेंडिकुलर है, तो F भी V और B के परपेंडिकुलर है। मेरी बात समझ रहे हो, V क्रॉस B V और B के परपेंडिकुलर है, तो F भी इन दोनों के परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब F क्या हो गया, V क्रॉस B के पैरेलल। इसका मतलब हो गया F पैरेलल टू V क्रॉस B। इफ Q इज पॉजिटिव, ये ध्यान रखना, चार्ज अगर पॉजिटिव है तो, ठीक है। F इज एंटी पैरेलल टू V क्रॉस B, F इज एंटी पैरेलल। इफ Q इज नेगेटिव, क्यों भाई, अगर Q नेगेटिव होगा तो ये टर्म माइनस की हो जाएगी, और इसकी जो डायरेक्शन होगी उसकी जस्ट अपोजिट होगी माइनस लगने से।
ये आई एक्सिस है, ये मान लो आई कैप है, तो माइनस आई कैप हो जाएगा ही। तो चार्ज के नेगेटिव होने से एफ और इसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। इन मैग्नीट्यूड एफ क्या था? क्यू वी बी साइन थीटा। इसकी कोई यूनिट नहीं होती, तो अगर मैं बी निकालता हूं तो एफ क्या आ गया? बी आ गया एफ अपॉन में क्यू वी साइन थीटा। अगर मैं यूनिट की बात करूं तो फोर्स की क्या होती है? न्यूटन। चार्ज की क्या होती है? कूलम। वेलोसिटी की क्या होती है? मीटर पर सेकंड। और एंगल की कुछ नहीं होती। तो ये क्या बन गया? न्यूटन सेकंड कूलम मीटर। लिख सकता हूं। कूलम पर सेकंड क्या होती है? कूलम पर सेकंड चार्ज अपॉन टाइम क्या होता है? करंट। करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर। अरे हाँ, तो न्यूटन बटे में एम्पियर मीटर, ऐसा लिख सकता हूं। एंड स्टैंडर्ड यूनिट क्या हो गई? स्टैंडर्ड यूनिट होती है टेस्ला। सिंबल क्या है इसका? टी। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की स्टैंडर्ड यूनिट क्या होगी? टेस्ला। निकोल टेस्ला नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने बताया था इसके बारे में। अरे बोलो। निकोल टेस्ला नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने बताया था। टी सिंबल है, टेस्ला इसकी यूनिट होगी। ठीक है। ये एसआई यूनिट होती है। क्या होती है बेटा? ये एसआई यूनिट। ओके। अगर सीजीएस यूनिट की बात करूं तो उसको बोलते हैं गॉस। ये भी एक साइंटिस्ट था। तो 1 टेस्ला इक्वल टू 10⁻⁴ गॉस। गॉस का सिंबल क्या है? जी। और 1 गॉस क्या हो जाएगा? 10⁻⁻⁴ टेस्ला। इतनी बात समझ में आ गई? यूनिट पता लग गई, एसआई सीजीएस यूनिट का पता लग गया, फोर्स क्या होता है ये पता लग गया, क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू वी क्रॉस बी। ठीक है। इतनी बात मुझे समझ में आ गई। इतनी बात मुझे समझ में आ गई तो इसके बाद अगर मैं आगे देखूं कि भाई इसके ऊपर केसेस क्या बन सकते हैं, कैसे क्या बात करें इसकी, तो वो देखिए जरा। मान लीजिए आपके पास फोर्स का फॉर्मूला था क्यू वी बी साइन थीटा। अगर मैं यहाँ पे मान के चलूं इफ थीटा इक्वल टू 0, अगर थीटा 0 है इसका मतलब किस किस के बीच की बात हो रही है? वी क्रॉस बी था ना, वी बी। तो इसका मतलब वी बी इधर और बी बी इधर। तो आप ये बताओ क्यू वी बी साइन 0, साइन 0 0 फोर्स 0। इसका मतलब अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल जा रहा है तो फोर्स 0। अगर चार्ज पार्टिकल या अगर चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, जा रहा है, तो फोर्स क्या होगा उसके ऊपर? 0। इसका मतलब चार्ज पार्टिकल पे फोर्स 0 है। इसका मतलब चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे जा रहा था वैसे ही जाएगा। वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है भाई, एक केस समझ में आ गए। अगर मैं कहूं केस नंबर 2, इफ थीटा इक्वल टू 180, थीटा 180 तो क्या होता है? क्यू वी बी साइन 180 और बेटा साइन 180 भी क्या होता है? 0। तो इसका मतलब वेलोसिटी इधर है, चार्ज पार्टिकल इधर जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड इधर है अपोजिट, तो भी फोर्स क्या हुआ? 0। तो अगर चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल जाए या एंटी पैरेलल जाए, दोनों ही केस में फोर्स क्या होगा? 0। अगर मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलोंग है और एक चार्ज प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन कुछ भी नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज वो फील्ड के पैरेलल जा रहा है या एंटी पैरेलल जा रहा है, उसके ऊपर फोर्स क्या आएगा? 0। ठीक है, फोर्स क्या आएगा? 0। सपोज कीजिए मेरे पास एक रूम है, सपोज कीजिए मेरे पास एक रूम है और उस रूम के अंदर एक चार्ज पार्टिकल को छोड़ दिया और वो अनडिफ्रैक्टेड सीधा निकल गया। क्या मैं कह सकता हूँ वहां पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं है? क्या मैं ये कह सकता हूँ वहां पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं है? नहीं, क्योंकि अगर मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल के मोशन के पैरेलल हुआ तो भी फोर्स 0 होना है। तो इसलिए मैं ये नहीं कह सकता कि वहां पे फील्ड है या नहीं। ये फील्ड हो भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मूव करता है तो उसके ऊपर फोर्स क्या होता है? 0। ठीक है, बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। इसके बाद देखो केस 3, इफ थीटा इक्वल टू 90, तो बेटा एफ क्या होगा? क्यू वी बी साइन 90। साइन 90 क्या होता है? 1 मैक्सिमम वैल्यू।
तो फोर्स क्या हो गया, QVB मैक्सिमम वैल्यू, फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू आ गई QVB। इसका मतलब ये हुआ इफ Q इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस मैक्सिमम फोर्स, और कितना मैक्सिमम, QVB के चार्ज वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का प्रोडक्ट। ठीक है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, इसके बाद देखो नंबर 4, इफ V इक्वल टू 0 चार्ज एट रेस्ट, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज पार्टिकल यहाँ पे रखा हुआ है, रेस्ट पे मूव ही नहीं कर रहा। तो चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे मूव ही नहीं कर रहा, तो मुझे ये बताओ चार्ज पार्टिकल अपने अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, बट मैग्नेटिक फील्ड नहीं करेगा। तो चार्ज पार्टिकल का मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, और मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो दूसरा मैग्नेटिक फील्ड इसको अफेक्ट नहीं करेगा। इसका मतलब फोर्स क्या आना चाहिए, 0। और फॉर्मूले से चेक कर लो, QVB साइन थीटा, Q अगर 0 है तो फोर्स क्या हो गया, 0। तो मैथमेटिकली चेक करें तो 0 हो जाता है, और फिजिकली अगर चेक करें तो चार्ज अगर रेस्ट पे है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, और चार्ज के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो दूसरा मैग्नेटिक फील्ड किसी दूसरे मैग्नेटिक फील्ड को अफेक्ट कर सकता है। तो इसका फील्ड है नहीं तो दूसरे फील्ड का क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए कोई फोर्स नहीं आएगा। एक मैग्नेटिक फील्ड को दूसरा मैग्नेटिक फील्ड अफेक्ट करेगा, तो बाहर वाला तो है, चार्ज वाला तो है ही नहीं, इसलिए फोर्स नहीं आएगा। तो ये कुछ केसेस थे, अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल है तो फोर्स 0, चार्ज पार्टिकल फील्ड के परपेंडिकुलर है तो क्या होगा, फोर्स मैक्सिमम, और चार्ज अगर रेस्ट पे है तो फोर्स नहीं आएगा। तो ये कुछ बेसिक बातें थी, इतनी बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, ओके। इसके बाद वर्क डन ऑन चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड इज 0। एक चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसके ऊपर कोई वर्क डन नहीं होता। कैसे चेक कर लो, तो भाई वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट लिख सकता हूं, या F.dr कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इससे लिख सकते हैं। ठीक है, F क्या होता है, QV क्रॉस V, अरे हाँ या ना, होता है, डॉट, इसको मैं VDT कर दूं, कैसे, वेलोसिटी क्या होती है, dr/dt, तो dr क्या हो जाएगा, VDT। ठीक है भाई, तो QDT को भी बाहर ले लो, ये क्या आ गया, V क्रॉस V डॉट V। क्या इसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बोलते हैं, बोलते हैं भाई, पढ़ा हुआ है मैंने। और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का रूल क्या होता है कि देखो ध्यान से मैं बता रहा हूं, A डॉट B क्रॉस C है ABC ऑर्डर में, तो B अगर पहले लिख दूं तो C क्रॉस A आ जाएगा, और अगर C को पहले लिख दूं तो C के बाद क्या है, A क्रॉस B आ जाएगा। ऑर्डर नहीं टूटना चाहिए, ऐसे लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो क्या इसको नहीं लिख सकता मैं, QDT, तो पहले B, मेरी बात समझ रहे हो, ये लिया, ये आगे पहले B ले लो, तो B ले लिया पहले, तो B के बाद क्या है, B क्रॉस V, फिर क्या है, डॉट V लिख सकता हूं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसको और क्या लिख सकता हूं, B के बाद V को ले लो, मेरी बात समझ रहे हो, B के बाद किसको ले लो, V को, तो इसको क्या लिखेंगे, QDT V। देखो पहले ये था, फिर मैंने B को लिया, और B के बाद क्या आ जाएगा, V, इसको मान लो A, इसको मान लो B, इसको मान लो C, तो पहले B बाहर आ गया, C A आ गया, अरे बोलो, और अब C को बाहर लूंगा तो A आएगा पहले, समझ रहे हो मेरी बात, डॉट B लिख सकता हूं ना ऐसे। ठीक है, अब ये बताओ V क्रॉस V, आपको पता है A क्रॉस A क्या होता है, एक वेक्टर का खुद के साथ क्रॉस 0, पढ़ा हुआ है ना आपने, I क्रॉस I 0, J क्रॉस J 0, अरे याद आ रहा है, तो सेम का सेम से क्रॉस 0 होता है, तो ये टर्म क्या हो गई, 0, इसका मतलब सारा ही 0 हो गया। बात समझ में आई, वर्क डन क्या आ गया मेरे पास, 0।
वर्क डन क्या आ गया 0। इसका मतलब क्या हुआ, मीन्स अगर एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसके ऊपर कोई वर्क नहीं हो रहा, कोई वर्क नहीं हो रहा, कोई वर्क नहीं हो रहा है। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि चार्ज की स्पीड वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। मेरी बात समझ रहे हो? और वेलोसिटी स्पीड चेंज नहीं होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज नहीं होगी। मेरी बात समझ में आ रही है? स्पीड वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम इसके, तो वो भी चेंज नहीं होगी। तो भाई क्या चेंज होगा, ओनली डायरेक्शन, लिख देता हूं पूरा, चेंज होगी। अरे बोलो। तो जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो स्पीड वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होती है, सिर्फ उसकी डायरेक्शन चेंज होती है। वो मुड़ जाएगा दाएं बाएं, लेकिन जिस स्पीड से वो चल रहा है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है तो 10 से ही चलेगा, 12 नहीं हो जाएगी, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो सकती है। भाई इतनी बड़ी बात समझ में आ गई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो उसकी स्पीड चेंज नहीं होगी, वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो सकती है। वर्क डन क्या होगा 0। ठीक है। चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल एंटी पैरेलल मूव करे तो फोर्स क्या होगा 0। चार्ज पार्टिकल फील्ड के परपेंडिकुलर है तो मैक्सिमम। अब चार्ज पार्टिकल का पाथ कैसा होता है, कैसे, वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम इसी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, इतनी बातें मुझे समझ में आ गई। इसके बाद अगर मैं बात करूं भाई इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे कैसे बन सकते हैं, तो वो देखिए, इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे कैसे बन सकते हैं हम लोगों को वो देखने हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन देखिए, सपोज करो फॉर्मूला क्या था मेरे पास, क्यू वी क्रॉस बी था ना। क्रॉस प्रोडक्ट आपको सोल्व करना आता है। मैं मान के चलूं इफ v इक्वल टू 2i कैप, अगर मैं मान के चलूं b इक्वल टू 4j कैप, फाइंड magnitude of force and its direction, magnitude of force and its direction। तो देखो F Q, तो वेलोसिटी यदि चार्ज मान लो 2 कूलम, जस्ट एक सिंपल क्वेश्चन लिया, 2, V कितना है 2i कैप, B कितना है 4j कैप, तो कांस्टेंट बात 2 इंटू 2 इंटू 4 I क्रॉस J, तो 16 I क्रॉस J आपको पता होना चाहिए, देखो याद करना है ये चीज, ये ऑर्डर में होते हैं, याद होगा आपको। I क्रॉस J आ जाए तो क्या आ जाएगा, K क्रॉस I आ जाए तो J आ जाएगा, J क्रॉस K आ जाए तो I। बोलो, I क्रॉस J K, J क्रॉस K I और K क्रॉस I J कैप, समझ गए। तो ये क्या हो जाएगा, I क्रॉस J कैप K कैप। तो इस टाइप से हमारे पास फोर्स आ जाएगा। ठीक है। और देखो मान लीजिए आपके पास ये मैग्नेटिक फील्ड है, इधर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है 4 इंटू 10⁻⁻2 के कैप। चार्ज पार्टिकल दिया हुआ है 20 कूलम, छोड़ो, क्यू दिया हुआ है 9 कूलम और वेलोसिटी आपको दे रखी है 16i कैप। फाइंड फोर्स। अब ये क्वेश्चन आ जाए आपके पास, सिंपल बातें करें तो बेटा F क्या होता है, क्यू बी क्रॉस बी, कुछ नहीं है, जस्ट वैल्यू पुट करो आंसर आएगा। जस्ट राइट हैंड थंब रूल आना चाहिए, राइट हैंड थंब रूल आपको डायरेक्शन देगा। I क्रॉस J, J क्रॉस K, K क्रॉस I हो, पता है ना, ये बताया था मैंने। I क्रॉस J आ जाए तो K, लेकिन अगर J क्रॉस I आ जाए तो I J K, J के बाद तो K आता है ना, तो I आ गया तो माइनस K, समझ रहे हो। I J को छोड़ के क्या आया, K, वो तो आना ही आना है। J और I को छोड़ के क्या आया, K, वो तो आना ही आना है, लेकिन J के बाद K आना चाहिए, यहाँ पे क्या आ गया I, तो माइनस आ जाएगा। तो देखो Q कितना है 9, Q कितना है 9, V कितना है 16i कैप, B कितना है 4 इंटू 10⁻⁻2 K कैप। तो ये कितना हो गया 9 इंटू 16 इंटू 4 -2
आई क्रॉस के कैप, तो 36 इंटू 16 10⁻⁻2 आई क्रॉस के माइनस जे। अरे समझ रहे हो, आई के बाद तो जे आता है, यहाँ के आ गया तो माइनस जे, समझ गए। तो मल्टीप्लाई कर लो, 16 6 96, 9 48 और 9 57 10⁻⁻2 माइनस जे कैप। तो फोर्स क्या आया, नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग आया 5.76, ठीक है। न्यूटन इसकी यूनिट हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई। बेसिक इंट्रोडक्शन के सवाल थे ये। वैल्यू कैसे पुट करते हैं ये बातें आपको आनी चाहिए, ठीक है। थोड़ा इसमें घुमा दे, सपोज करो क्वेश्चन आ जाए, मैग्नेटिक फील्ड आपको दिया हुआ है 3i कैप प्लस 4j कैप, एक्सेलेरेशन आपको दी हुई है 3i कैप प्लस xj कैप, फाइंड x। क्या करें भाई इस क्वेश्चन में, क्या करें। तो अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे कहा था कि मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है, एक्सेलेरेशन दे रखी है। एक्सेलेरेशन क्या, एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज। इसका मतलब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहे हैं तो उसकी एक्सेलरेशन दे रखी है। इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास फॉर्मूला आया था याद हो तो, एफ बी के परपेंडिकुलर था और एफ इक्वल टू क्या होता है एम ए। तो इसका मतलब ए भी तो परपेंडिकुलर है बी के, तो एक्सेलरेशन अगर बी के परपेंडिकुलर है तो दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो गए, और दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो गए, इसका मतलब दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 0। बेसिक मैथमेटिक्स की नॉलेज होनी चाहिए +1 की वेक्टर की, ठीक है, वेक्टर आना चाहिए। ये हो गया 3i कैप प्लस 4j कैप डॉट 3i कैप प्लस xj कैप 0। अब पता है i डॉट i 1 3 3 9, i डॉट i अरे याद आ रहा है बच्चों 4x, j डॉट j this is 1 9 plus 4x equal to 0, 4x equal to -9, तो x equal to -9/4। ये x की वैल्यू आ गई मेरे पास, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हम कर सकते हैं, थोड़ा ध्यान रखना है, बस बेसिक बातें हैं। और देखो अगर आपको दे दें फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल इज गिवन बाई 2i कैप प्लस 4j कैप न्यूटन, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड इज 4 × 10⁻⁻2 k कैप, ठीक है। Q इक्वल टू 2 कूलम, फाइंड वेलोसिटी। चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी बताओ। तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करें, अभी मैंने जस्ट एक ही डायरेक्शन ली थी, इस पर दो आ गई, आई कैप भी आ गया, जे कैप भी आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखो इसमें क्या करें, सबसे पहले फोर्स दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, क्यू दिया हुआ है, वेलोसिटी चाहिए। तो मान लेते हैं लेट वेलोसिटी किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, तो मैं इसको vx आई कैप और vy जे कैप मान लूं। तो वेलोसिटी नहीं पता तो इस टाइप से मान सकते हैं, क्योंकि किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, ठीक है। अब वेलोसिटी मैंने इधर मान ली आई कैप जे कैप, क्यों भाई ऐसे क्यों मान ली मैंने, कहाँ हो सकती है। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड आपके पास क्या आ गया, अलोंग जेड एक्सिस। मैग्नेटिक फील्ड क्या आ गया आपके पास, अलोंग जेड एक्सिस। तो मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस के अलोंग है, तो चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मूव करेगा तो उसके ऊपर फोर्स आएगा ही नहीं, ठीक है। और उसका एक कंपोनेंट हो भी सकता है, उसका एक कंपोनेंट हो भी सकता है। तो हम क्या करें, हम तीनों मान लेते हैं, जो नहीं होगा बढ़ जाएगा यहाँ से, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब क्या करें, F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस वी, ठीक है। F क्या दे रखा है, 2i कैप प्लस 4j कैप, फोर्स आ गया मेरे पास। Q कितना है 2, V क्या है Vx आई कैप, Vy j कैप, Vz k कैप, और B कितना दे रखा है भाई, B दे रखा है 4 × 10⁻⁻2 k कैप, ठीक है। तो करो मल्टीप्लाई, B एक ही डायरेक्शन में दे रखा है, तो B एक ही डायरेक्शन में, तो आपको पता है K क्रॉस K क्या हो जाएगा 0, तो I क्रॉस K, ये देखो 4Vx, सुनना ध्यान से, 4Vx I क्रॉस K
आई क्रॉस जे होता है के, आई क्रॉस के, आई के बाद तो जे आता है तो क्या आएगा माइनस जे कैप, समझ गए? ओके, और बाहर 2 भी था तो सीधा 8 कर दूं, ठीक है भाई। इधर देखो वी वाई, तो 2vy इंटू 4b है, तो ये क्या हो गया 8vy। जे क्रॉस के, जे क्रॉस के क्या होता है बेटा आई कैप, जे क्रॉस के क्या होता है आई कैप, ठीक है। 10⁻⁻2 दोनों में आएगा, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। ये आ गया 2i कैप प्लस 4j कैप, इतनी बात समझ में आ गई मेरे को, ठीक है। आगे देखो 2i कैप प्लस 4j कैप, ये आ गया 8 10⁻⁻2 vy i कैप माइनस 8 10⁻⁻2 vx j कैप, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ आई एंड जे, आई और जे के अगर कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं तो यहां देखो आई का कोफिशिएंट क्या है भाई 2 8 10⁻⁻2 vy, ठीक है। और जे का कोफिशिएंट अगर करते हैं तो ये क्या आएगा 4, और ये माइनस जे है तो माइनस आएगा 8 10⁻⁻2 vx, इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई। तो मैंने vx जो लिया वो अपोजिट आएगा, इसका मतलब ये हुआ। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये कितना आ गया 4, ये इधर जाएगा 100, कितना आ गया 25, vy की वैल्यू आ गई 25 मीटर पर सेकंड जो भी है। इधर vx चेक करें तो ये 2 100/2, तो vx कितना आ गया -50, इतनी बात समझ में आ गई। तो बेटा vx कितना आ गया मेरे पास -50, vy कितना आ गया मेरे पास 25। तो अगर मुझे चाहिए स्पीड, तो स्पीड क्या आ गया vx का स्क्वायर प्लस में vy का स्क्वायर, चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी की स्पीड चाहिए तो ऐसे निकाल सकता हूँ 50 का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर, समझ रहे हो मेरी बात? तो सॉल्व कर लो इसको, 25 100 प्लस में 625 3125 का रूट, सॉल्व कर लेंगे इसको। ये आपसे कोई पूछे तो बता सकते हो, अदरवाइज थोड़ा सवाल टिपिकल हो गया, लेकिन ऐसी कोई बात है नहीं। इस क्वेश्चन में वेलोसिटी आपको एज्यूम करनी पड़ेगी, के नहीं है तो के को छोड़ दो, तो के नहीं भी मानता तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर के का मतलब क्या हुआ चार्ज पार्टिकल फील्ड के पैरेलल हो गया तो ये पैरेलल कंपोनेंट में तो कोई फोर्स आना ही नहीं है, इसलिए ये तो होगा ही नहीं, इसके परपेंडिकुलर वेलोसिटी चूज करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। ये कर देंगे आई और जे के कोएफिशिएंट कंपेयर कर देंगे, ठीक है। आई वाला इक्वल वहां से vx और vy आ जाएगा, तो वेलोसिटी मेरे पास क्या आ गई vx, ये आ गई -50 i कैप प्लस में 25 j कैप। ये माइनस का मतलब ये है डायरेक्शन के लिए, अदरवाइज vx इक्वल टू 50 मैग्नीट्यूड, समझ में आ गई बात? ये डायरेक्शन के लिए आया था, ओके। इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए, थोड़ा सा टिपिकल सवाल हो गया, ऐसे सवाल जेई वगैरह में पूछ सकते हैं, मेडिकल में ऐसे नहीं आते, ठीक है भाई, ओके। और देखिए इस क्वेश्चन में वेलोसिटी नहीं थी, अगर मान लो कोई कहते मैग्नेटिक फील्ड बताओ, जैसे फोर्स दे दिया, फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल, फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इज 2i कैप प्लस में 3j कैप न्यूटन, वेलोसिटी इज 12 मीटर पर सेकेंड माइनस k कैप, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड इज 6i कैप, फाइंड q। इस बार चार्ज निकालना आ जाए तो क्या करें, फिर वही बात F इक्वल टू क्यू बी क्रॉस बी, समझ गए मेरी बात? तो देखो बेटा F कितना है 2i कैप प्लस 3j कैप, ठीक है, ओके। तो Q V क्रॉस भी करना, V कितना है, V है 12 माइनस k कैप, क्रॉस B कितना है 6i कैप, इतनी बात समझ में आ गई?
2i कैप प्लस 3j कैप, तो ये हो गया -12q k कैप। मल्टीप्लाई कर लो इसको, 12 6 जा 72, तो 72q माइनस k क्रॉस i, तो बेटा i j k के बाद तो i आता है, k के बाद i आता है, तो -72q j कैप, ठीक है। तो यहां में लिखो कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ j ऑन बोथ साइड, क्योंकि इसके साथ तो j आया ना, तो इसको कंपेयर करेंगे तो क्या आ गया, -72q इक्वल टू 3, तो q इक्वल टू कितना आ गया भाई, -1/24, -1/24, बात समझ में आ गई, -24 kq, अरे बोलो, ठीक है भाई। तो चार्ज निकालना हो चार्ज निकाल सकते हैं कंपेयर वगैरह करके, सिंपल बातें, कोई खास बात नहीं है। तो इस टाइप के सवाल आपको आने चाहिए, बेसिक क्वेश्चंस हैं, जस्ट क्रॉस प्रोडक्ट आपको यूज करना आना चाहिए, ठीक है। मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को। तो मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल द मैग्नेटिक फील्ड कैसे करना है आपके सामने है। चार्ज पार्टिकल का पाथ कैसा होगा किसी मैग्नेटिक फील्ड में, वो कैसे करना है, वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो सारे वीडियोज के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड से करवाइए, कंप्लीट लेक्चर आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू।